हेलो, वेलकम टू विजन टॉपर्स एंड मैं हूं आदित्य आपके लिए। तो अब हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम 5 अगस्त के बाद दोबारा से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम एक साथ दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगस्त के अंदर जितना हमारा सिलेबस है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे फिज़िक्स का पार्ट 1 टारगेट हमारा, केमिस्ट्री के 2 ऑर्गेनिक, 2 फिज़िकल, 1 इनऑर्गेनिक का चैप्टर, और बायोलॉजी के हमारे जो भी चैप्टर होंगे देखा जाएगा कि कौन सी यूनिट से, रिप्रोडक्शन यूनिट, हेरिडिटी यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी यूनिट हम कवर कर पाएंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो इतने दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उस चलते वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो अब से अगस्त में आपको पूरी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। जब हमने लास्ट टाइम सॉल्यूशंस पढ़ा था, सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्यूट्स, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, मैं स्कूल में जब अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने बताया फ़िज़िकल केमिस्ट्री उनको करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के नॉर्मल फंडे हैं। पहला कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपको डेली प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। दूसरा, टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल ज़रूरी है। टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल, जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जितना भी, जैसे हेनरीज लॉ है, रॉल्स लॉ है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो भी किए है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बस यही चीज़ है जो आपको केमिस्ट्री करने में हेल्प करेगी। बाकी जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करेंगे तब उनकी टिप्स मैं आपको आगे दूंगा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ के साथ आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रॉप्स करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो लास्ट टाइम जब हम किया था तब हम टाइप्स ऑफ, और हाँ, अब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो का टाइम बचेगा और मैं आपको समझा के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा पाऊँगा एग्जांपल के साथ। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने लास्ट टाइम किया था। ये तो सिर्फ छोटी फॉर्म्स में इलेबोरेट आप करने की कोशिश करिए। ये तो लास्ट क्लास में भी किया था। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हमारा पहला टॉपिक जो आता है आज का, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। जैसे 10 ग्राम पानी के अंदर सिर्फ 5 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो सकती है, तो हम उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कई तरह की होती है। तो हमारे पास पहली सॉल्युबिलिटी आती है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व in a solvent that is liquid is called dissolution. Dissolution, the maximum amount of solute, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे हम जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा। जैसे चीनी, पानी, चीनी, नमक, सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्ट्स एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास सॉल्ट्स है, सॉलिड जो भी है, जो यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। DESOLUTION, डिसोल्यूशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनको कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर चले, ह्यूमन को कितनी चीज़ें अफेक्ट करती है। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सोशल अवेयरनेस, या जैसे सोशल अवेयरनेस हम जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, सोशल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी होगी, वो अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जैसे इंसान को अफेक्ट करती है वैसे हमें भी अफेक्ट करती हैं। तो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड को भी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला फैक्टर जो आता है वो है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट 11th क्लास में जब हम करके आए थे तब हमने पोलर, नॉन पोलर पढ़ा था। पोलर यानी जिनकी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, और नॉन पोलर जिनकी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है।
तो जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। जो पोलर सब्सटेंस है जैसे H2O में हमने NaCl डाल दिया, वो हमारा पोलर सब्सटेंस हो गया। और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है जैसे हमारा बेंजीन और टोलुइन हो गया, ये कह लो, या एनहेक्सिन प्लस एनहेप्टेन हो गया हमारे पास। तो ये सब हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट है, यानी जिनका एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो दूसरा इफ़ेक्ट आता है जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, वो है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है, एक चीज़ आप इसको ऐसे समझिए। आप इमेजिन करिए कि आप 50 डिग्री गर्मी में बाहर निकले हैं। आपके अंदर के जो सेल्स हैं, या आपकी जो सेल्स ज़्यादा डीप है, लेकिन जस्ट इमेजिन आपके जो सेल्स हैं और जो आपकी बॉडी है, स्किन है, उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है तो आपको इरिटेशन होती है। यानी कि आपका ये मान के चलते बोल के आते हैं कि मेरा तो खून खोल गया, या फिर ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है एक तरह से। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, यानी हम खुद का सिस्टम है, हम खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे अंदर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। कैसे सॉलिड के केस में, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगी, एंथैल्पी आप थर्मोडायनेमिक्स में करके आए होंगे तो ये वही से है। तो इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की, यानी कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है, वो डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ होती है। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कई सॉल्ट्स जो होते हैं उनको हीट करने के बाद वो डिज़ोल्व होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूट है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिज़ोल्व ज़्यादा होते हैं। क्यों? लेकिन ये तब का कंडीशन है जब हमारे पास जो चेंज इन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एक बार सोचो। एंथैल्पी पॉजिटिव कब आती है? जब रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब वो, यानी कि जैसे ठंडा पानी है, ठंडे पानी में आपने सॉल्ट डाला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो पानी तो ठंडा ही है, उसमें आपने सॉलिड सॉल्ट डाला तो वो कहाँ से डिज़ोल्व होगा। एक बार आप ये देखिए, ठंडे पानी में जब आप नमक डालते हो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म पानी करेंगे, वो डिज़ोल्व होगा आगे, तो वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बना के देता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। जब सॉलिड सॉल्यूट को हमने किसी बीकर या फिर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उसमें हमने सॉलिड सॉल्यूट डाला पानी के अंदर, उसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा जल्दी वो डिज़ोल्व होता है इन रेदर देन द नॉर्मल वाटर और द कोल्ड वाटर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हमारा एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है, यानी जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है तब हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये केस तब होता है जब हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, या फिर कह सकते हैं जब आप 11th में थे तब आपने वो देखा होगा, सॉल्ट एनालिसिस कई स्कूल्स में कराते हैं, तो वो लोग बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। जब आपके पास एक सॉल्ट एनालिसिस में एक टेस्ट होता है जिसमें आपको प्रोबेबली नाइट्रो ग्रुप का या नाइट्रोजन ग्रुप का कोई टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, कॉपर डस्ट डालते हैं। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे क्या होता है ना, उसमें जो H2SO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, उसमें जब कॉपर डस्ट डालते हैं तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। यानी कॉपर डस्ट क्या है? कॉपर डस्ट उसके जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड है। जब हमने उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन यहाँ तक H2SO4 है, हमने यहाँ से कॉपर डस्ट डाला जिससे वो रिएक्शन हुई और यहाँ से वो डिज़ोल्व हुआ और बाहर की तरफ आया। तो इसी तरह से वो एक वॉयलेंट रिएक्शन होती है एक तरह से। खैर, इसी तरह से सॉल्युबिलिटी जो सॉलिड है वो डिक्रीज हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है सॉलिड में, क्योंकि
सॉलिड एक रिजिड है, उस पर क्या ही प्रेशर का ज़्यादा पड़ेगा, ब्रिटल होता है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने में वो टूट जाएगा। इन केस ऑफ लाइक ऑफ ब्रेक और एक्सेट्रा। सॉल्ट सॉल्ट चाहे आपके एक सॉल्ट का दाना ले लीजिए, आप उस पर कितना प्रेशर लगा लीजिए, वो उतनी जल्दी सॉल्यूबल नहीं होगा, उस पर प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो ये हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये हमारे पास 3 इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहली चीज़ वही है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरी चीज़ वही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीसरी चीज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम आगे बढ़ाते इलेबोरेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। कैसे? पहली बात, उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये था कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन थी तब रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉलिड का ज़्यादा हो गया, लेकिन जब एक्सोथर्मिक हुई तो रेट कम हो गया सॉल्युबिलिटी का सॉलिड के अंदर। लेकिन गैस के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर को घटाना होगा। ऐसा क्यों होता है वैसे? क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, गैस तो वैसी गैसियस फॉर्म में, जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसी वेपर फेज में तो और जल्दी। एक बात आप सोचिए, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ने से यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स जो है, यानी सिस्टम एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ने पे। और फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हमने इस पर टेम्परेचर बढ़ाया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम पे ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे 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 जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा। तो ये इफेक्ट होता है गैस का सॉल्युबिलिटी पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी और टेम्परेचर घटने पे सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, जब सर्दियाँ चल रही होती है, आपने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है, गांव गर्मी चल रही होती है, तो जिनके गांव के तालाब में मछलियाँ होती हैं वो तैर तैर के ऊपर आ जाती हैं। एक तरह से मरी जाती है कह सकते हैं, लेकिन तैर तैर के ऊपर आ जाती है। लेकिन सर्दियों में वो आराम से कंफर्टेबल फील करती है। यानी वाई फिशेस फील कंफर्टेबल इन कोल्ड और विंटर रेदर देन द समर टाइम, यानी और द हॉट टाइम। यानी फिश सर्दियों में पानी के अंदर रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है रेदर देन द हॉट टाइम। इसका आंसर है क्योंकि जब हमने अभी इसका रिलेशन पढ़ा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटने से यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा डिसऑर्डरनेस बढ़ गया और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर घट गई। तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से फिशेस को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिस कारण जो मछलियाँ हैं वो या तो मर जाती है तो तैर के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। और जब टेम्परेचर कम होता है तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है और उसे नेगलेक्ट करने के लिए वो तालाब के अंदर आ जाता है, यानी तालाब के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज in hot days. That is why fishes feel uncomfortable in hot days, but while in winter days the temperature decreases and the solubility of gas increases, that is the oxygen gas solubility in water increases. That's why fishes feel more comfortable in winter. ये आपके पास रीज़न है यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ ली चैटरली प्रिंसिपल। व्हाट इज़ ली चैटरली प्रिंसिपल? ली चैटरली प्रिंसिपल इज़ नथिंग, लेकिन वो बताता है कि किसी भी रिएक्शन में मान लो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है एक साइड का, तो वो उसे रिड्यूस यानी इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरफ मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मैं इस हाथ का कोशिश करूँगा कि मैं भी फोर्स इतना लगाऊँ कि कम से कम उसे बराबर कर सकूँ। तो ये ली चैटरली प्रिंसिपल है। एक ढक्कन है, ढक्कन यहाँ पे फोर्स लगा है, मेरा हाथ पीछे जा रहा है, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं हाथ से इस ढक्कन को आगे धकेलूँ ताकि हम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और एक पॉइंट मान लो हमारी ताकत इक्वल है तो सब हम एक जैसे रहेंगे। तो यहाँ पे बताता है कि दिस
कैन बी अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ली चैटरलियर। इफ कोई भी वेसल है जिसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड का वेपर है हमारे पास, उसके जो पार्टिकल्स है वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। हाउएवर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के रिलेशन में पढ़ा गैस के, तो वहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, और प्रेशर इंक्रीज़ करने पे डिसऑर्डरनेस घटता है। तो क्या होता है जब, फॉर एग्जांपल ये कैप है, कैप के अंदर का ये हिस्सा, हाँ कैप के अंदर का ये हिस्सा वेसल है, या पेन से समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको मान लिया यहाँ तक आपका लिक्विड है, और इससे ऊपर जो आपका गैस है, ये उंगली मेरा वो कंटेनर के ऊपर एक सील टाइप का लगा होता है, इसको जब हम नीचे की तरफ करेंगे जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ता है। अब गैस का जब प्रेशर बढ़ता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं, यानी पास पास आते गए तो उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो लिक्विड में ज़्यादा हो जाता है। हैंस इट विल गो इन द डायरेक्शन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जब कोई वेसल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस में ये है कि कहीं पे भी अगर प्रेशर एक तरफ का ज़्यादा लग रहा है तो गैस उसे नेगलेक्ट करने के लिए उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। जैसे आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम हेनरीज लॉ से समझते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम हेनरीज लॉ से समझते हैं। हेनरीज लॉ यानी विलियम हेनरी, सॉरी क्रिकेट देख के ना दिमाग ख़राब हो गया है। विलियम हेनरी को विलियमसन हेनरी वगैरह वगैरह। वैसे भी इंडिया इंग्लैंड से लास्ट टेस्ट बहुत अच्छा जीती, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम एंड तक, इंडिया जैसे एंड तक लड़ सकती है तो हम भी एंड तक लड़ेंगे, चाहे हमारे आगे कितनी चुनौतियाँ क्यों ना है। अगर इंडिया एंड तक लड़के भी जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एक क्वालिटेटिव रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिलेशन? आंसर इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिलेशन? क्वालिटेटिव रिलेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल रिलेशन। क्वालिटेटिव मीन्स मैथ रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, उसमें कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ कोर्स होंगे, तो ये उनके बीच का रिलेशन है। ये लॉ बताता है कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का है वेपर फेज में, यानी जब वो गैस वेपर फेज में यानी वेपर है, जब उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन के। यानी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of a gas in a liquid solution। कोई भी गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें पार्शियल प्रेशर, जैसे पार्शियल प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में। आप एक बार ये सोचिए कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, एटसेट्रा। जो भी हमारे पास जितनी भी गैसेज हैं, मेजरली हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एक बार हम यहाँ पे, अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर के जितने भी, अगर हम कॉपी की बात करें यार, इसमें सारे चैप्टर आ जाते हैं। लेकिन पार्शियल प्रेशर यानी हम एक गैस के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो उसका पार्शियल प्रेशर है। जैसे कॉपी में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर है, अगर हम एक स्पेसिफिक चैप्टर की बात करें तो वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है। यानी एक चीज़ की एक स्पेसिफिक गैस का प्रेशर देखना, इसकी स्टडी करना, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का है वेपर फेज में यानी भाप के फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके मोल फ्रैक्शन के गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। उसकी इक्वेशन आती है, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसको हम चाई से या काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं चाई या काई। तो P इक्वल्स टू के एच एक्स, यानी के एच हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम हेनरीज कांस्टेंट भी बोलते हैं। हेनरीज कांस्टेंट का मेजर ये है, जैसे ही हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है लेकिन सॉल्युबिलिटी घटती है। यानी हमने पीछे रिलेशन पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटी, हेनरीज लॉ के भी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटी। तो हेनरीज लॉ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हैंस हमारे पास ये एक और रिलेशन आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन कुछ ऐसी है कि ये सिर्फ गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। जो गैस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है, यानी जो PV इजिकल्स टू NRT को भली भांति फॉलो करती है, पूरी तरह फॉलो करती है, उसको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं। तो ये सिर्फ आइडियल गैसेस पे लागू होती है। प्रेशर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, यानी प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है ये लॉ लेस एक्यूरेट बन जाता है। और टेम्परेचर भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, जिससे ये लॉ इनएक्यूरेट बन जाता है। एक बार आप यहाँ की फ़ोटो ले लीजिए या लिख लीजिए, मर्जी आपकी है। ओके ओके, अब हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की तरफ बढ़ते हैं। इसकी भी फ़ोटो ले लीजिए या लिख लीजिए। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हमारे पास है कि पहला एप्लीकेशन ये आता है कि हमें बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जिसको आप मज़े से पीते हैं गर्मियों में, लाहौरी। ओके, नो प्रमोशन। तो हेनरीज लॉ की पहली एप्लीकेशन ये है कि बेवरेजेस बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, कोका कोला के बोतल्स में, पेप्सी बनाने के बोतल्स में, लाहौरी जीरा की बोतल्स में यूज़ होता है। तो हाँ, उनको बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? यह हमें ऐसे हेल्प करता है, पहले इसको समझिए, लिखा हुआ तो कोई भी याद कर सकता है। ओके, तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आते हैं। पहला एप्लीकेशन उसका ये है कि हम बेवरेजेस बनाने में उसका यूज़ करते हैं। जो बेवरेजेस है यानी कोल्ड ड्रिंक्स, इमेजिन करिए अपने कोई भी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, तो आपने उस कोल्ड ड्रिंक को इमेजिन किया, एक बार सोचिए वो कैसे बन सकती है। उसमें से आपने इमेजिन करिए आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक है, उसमें से आपने कोल्ड ड्रिंक निकाल ली। अब आपको कोल्ड ड्रिंक दोबारा से बनानी है। आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, जो भी डाला, उसका फ्लेवर आ गया। अब उसको पैक करना मेन चैलेंज है, वो हम हेनरीज लॉ से करते हैं। हेनरीज लॉ का हमने पीछे बड़ा प्रेशर हाई होना चाहिए, जिससे सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो बेवरेजेस में क्या होता है, हम उसे कोल्ड कंडीशन में, उनकी जो बोटल्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, टेम्परेचर कम तो हेनरीज कांस्टेंट कम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो हमने उसमें टेम्परेचर कम रखा, प्रेशर ज़्यादा रखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व हो पाए कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। इसकी वजह से जब हम उसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर खोलते हैं ना, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्राई करते हैं एस्केप आउट का। इमेजिन करिए जब आप एक खाली कमरे में बैठे, आपकी टेंडेंसी क्या होगी? आपकी टेंडेंसी यही होगी ना कि आप कमरे के बाहर जाए, खुली हवा लीजिए। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी ये है कि वो बोतल के बाहर जाए, बोतल के अंदर धूप करके बाहर आ जाए। तो यही किस्सा जैसे कमरे का है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो जब हम बेवरेजेस पैक करते हैं तब उसे हाई प्रेशर कोल्ड कंडीशन के अंदर पैक करते हैं, लेकिन जब हम उसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर खोलते हैं तब वो एक फिज़ के साथ बाहर आती है, जिससे हमें फिजीनेस कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे फील होता है। दूसरी एप्लीकेशन ये आती है कि जो स्कूबा डाइवर्स है, यानी जो गोताखोर है, वो क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर्स डाइविंग के लिए पानी के अंदर जाते हैं, तब क्या होता है, जो उनके सिलेंडर्स में ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी आपको पता है ज़्यादा होती है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने से नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को इनर्ट रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे टंगस्टन का बल्ब है, टंगस्टन को ज़्यादा टाइम के लिए जलाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, वैसे ही। तो जब नाइट्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है ऑक्सीजन से बॉडी के अंदर, तो जो नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स है या एयर बबल्स है वो ज़्यादा वो होते हैं बड़े, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज को पार नहीं कर पाते, जिस वजह से वो हमारे कैपिलरी में ब्लॉक कर देते हैं। तो उस वजह से जब हम नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं, पानी के ऊपर आते हैं, तब वो नाइट्रोजन एस्केप आउट नहीं कर पाता है, जिस कारण से जो स्कूबा डाइवर है उसकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स। इसकी रिकवरी के लिए क्या किया प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स ने? हीलियम 11.7% हीलियम, ये परसेंटेज याद रखना बहुत ज़रूरी है।
हीलियम 11.7% हीलियम, दूसरा ऑक्सीजन 32.2% और सॉरी ऑक्सीजन 56.1% एंड नाइट्रोजन 32.2%। तो ये हमने इसलिए डाला क्योंकि हीलियम के जो पार्टिकल्स है वो एयर बबल्स है वो छोटे हैं, वो आराम से कैपिलरी को पार कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कागज़ का पेपर, मान लीजिए पेपर का पीस है, हम इस पे एक ऐसे फ्लिक करेंगे, नहीं हुआ। अगर हम इसे और ज़ोर से फ्लिक करेंगे या फिर या फिर इसको फ्लिक से नहीं समझते हैं, ये पेपर का टुकड़ा है, मैंने इसको ऐसे फेंका पेन को, ये पार नहीं हो पाया। लेकिन जब हम इसी के ऊपर कोई तिल्ली फेंकेंगे अच्छी स्पीड से तो ये आराम से पार हो जाएगा। इसके कम से कम पार तो हो ही जाएगा, जैसे पेपर के अंदर हम छेद करते हैं तो वैसे पार हो जाएगा। वैसे हीलियम की टेंडेंसी है कि उसके जो पार्टिकल्स है बबल्स के वो बहुत छोटे हैं, जो ब्लड कैपिलरी को पार कर जाते हैं और ब्लॉकेज भी नहीं होती है। तो ये उसकी दूसरी एप्लीकेशन होगी। इन स्कूबा डाइवर्स में द सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद nitrogen and oxygen gas. Due to this, when they dive deep underwater, the solubility of nitrogen gas increases. Therefore, when they came out in the normal condition, the nitrogen gas bubble try to escape out, but due to a larger size they cannot escape out, and और ब्लॉकेज कर देते हैं। नहीं बन रही भाई, इंग्लिश भूल जाता हूँ मैं अभी। हाँ, ड्यू टू दिस दे कैन नॉट एस्केप आउट एंड ब्लॉक द ब्लड कैपिलरीज। टू रिकवर दिस प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स यूज हीलियम सिलेंडर्स using helium with nitrogen and oxygen. Due to this, the helium is more soluble than nitrogen. Due to the small size, it can pass through the blood capillaries and does not create bands. अब तीसरी कहानी आती है हायर एल्टीट्यूड्स पे। नॉर्मल बता देता हूँ। हायर एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, जिससे अनकॉन्शियसनेस और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे पास हो गया एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब तो हमने क्या क्या पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी इन गैस, इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके तीनों फैक्टर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ हमने पढ़ी और हेनरीज लॉ हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास बहुत अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। 1.6 एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। एक बार आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप कि आपने आंसर निकाला होगा, या अगर नहीं निकाला तो हम इसे जल्दी से ट्राई करते हैं। H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग स्मेल। एक H2S गैस है जिसकी सड़े अंडे जैसी बदबू होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इफ the solubility of H2S in water at STP is 0.195, calculate the Henry's constant. H2S जो टॉक्सिक गैस है वो रॉटन एग की तरह स्मेल होती है और वो वाटर में सॉल्यूबल है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और उसकी सॉल्युबिलिटी है 0.195 मोलल दे रखी है। स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोलल, MOLAL। हमें KH निकालना है। KH हमारे पास क्या है, ओके, KH निकालना है हमें। H2S का मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 32 + 2 इज इक्वल्स टू 34। वाटर का मोलर मास है हमारे पास 18। तो अब हम नॉर्मल डिफाइन से शुरू करते हैं। हमें इसके मोल फ्रैक्शन निकालने सबसे ज़रूरी है। तो मोल फ्रैक्शन के बिना हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि P इज इक्वल्स टू KHI होता है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल इज इक्वल्स टू 32/1000। ओके, 1000 नहीं होगा, ओके, हाँ। तो हमें 0.195 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है। हमें 0.195 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है। तो मोलैलिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 grams ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज कॉल्ड मोलैलिटी। देयरफॉर 0.195 मोलल जो हमें दे रखे हैं, यानी वो 0.195 मोल हो जाएंगे और 1000 ग्राम हमारा वाटर का मास आ जाएगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। जब हम 0.195 को
0.195 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो हमारे पास आंसर आता है 6.24। तो हम जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, चाय इज इक्वल्स टू 6.24 बाय 32 अपॉन 6.24 अपॉन 32 प्लस 1000 अपॉन 18। यहाँ पे हमारे पास चाय की वैल्यू कुछ लगभग आनी चाहिए। जब इसको हम इससे काटते हैं 6.24 को 32 से काटेंगे तो हमारे पास 0.195 ही आएगा। 0.195 कितनी बेवकूफ़ करी यार, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। ओके अपॉलजीज, 0.195 यहाँ भी आ जाएगा, इसका हमारे पास 55.5 आ जाएगा। इसी बेवकूफ़ की वजह से मेरे मार्क्स कट जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ज्ञानी बनने का कोशिश। ओके 0.195 में हमें 55.5 ऐड करना है, तो हमारे पास 0.195 में जब हम वो ऐड करेंगे 55.5 तो हमारे पास आएगा 55.695 0.195 अपॉन 55.695। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.195 को 0.195 डिवाइडेड बाय 55.695, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 0.00350 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8 तो लगभग 10 टू द पावर -4 x इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4। गलत हो गया। ओके मैंने जब आंसर दोबारा रीचेक किया तो हमने यहाँ तक सही निकाला है 0.195 बाय 55.695 प्रोबेबली। हाँ तो हमने यहाँ तक सही निकाला है। हम इसको डायरेक्ट हेनरीज लॉ में रखने से पहले हमें एस टी पी का प्रेशर हमारे पास 0.987 होता है, तो 0.987 को हम 0.195 अपॉन 55.695 से डिवाइड करेंगे तो पे के एच की वैल्यू आ जाएगी, और के एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो ओवरऑल कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 55.695 इंटू 0.987 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 0.1 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आंसर है। न्यूमेरिकल में दिमाग नहीं चलता, क्योंकि जब मैं थ्योरेटिकल जब पढ़ता हूँ तो न्यूमेरिकल नहीं बनते, और न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ तो थ्योरेटिकल नहीं बनते हैं। ये होता है। इसकी एक वीडियो जल्द लेके आएंगे इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता है हमारे पास जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, तब जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या होता है, एक बार जब आप सर्दियों के टाइम पे गर्म बाल्टी भरते हैं, गर्म बाल्टी जो है बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है, लेकिन ठंडी नहीं होती है। गर्म बाल्टी का जो पानी है आप देखते होंगे कि अरे ये तो थोड़ा जल्दी हो गया, गुनगुना हो गया। तो वो स्टेट है इक्विलिब्रियम के एटमॉस्फेयर के साथ, तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं तब हम उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं नॉर्मली। अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वेपर प्रेशर को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यहाँ से मेन टॉपिक है। जो पहला है उसका नेचर ऑफ कॉम्पोनेंट। यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल लंडन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, और वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, और IMF बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, IMF जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी IMF कम है तो हमें टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना होगा, और IMF ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा।
जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे IMF जो है डिक्रीज़ हो जाती है और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्गर IMF के लिए इफ़ेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास आता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ फॉर ए वॉलेटाइल लिक्विड। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं रॉल्ड्स लॉ पे। हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिया, हेनरीज लॉ और रॉल्ड्स लॉ के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, हम उसे आगे भी पढ़ते हैं। तो रॉल्ड्स लॉ बताते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, वो टीचर पे कुछ ना कुछ दबाव डालते हैं। जैसे हम बताते हो हमारी क्लास में एक लड़का है, तो वो हमारे केमिस्ट्री वाले सर पे बहुत दबाव डालता है ना पढ़ाने के लिए, वो हमारे फिजिक्स वाले पे नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ फिजिक्स वाले सर का दबाव ज़्यादा है। ओके पर्सनल हो जाता है कभी कभी। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी भी कंपोनेंट पे, वो किसी भी कंपोनेंट या सॉल्यूशन में जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है कोई भी सॉल्यूशन, वो बराबर हो जाता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। यानी कोई भी हमारे पास वेसल है, उसमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है, तो वो बराबर हो जाएगा उस कंपाउंड या कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के, जैसे हमने हेनरीज लॉ में किया था। लेकिन यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास PA0 और PB0 होता है। PA0 और PB0 का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ये हमारे पास PA0 और PB0 होता है। और काई भी तो हमारे पास वो होते हैं मोल फ्रैक्शन। जब काई ए प्लस काई बी जो हमारा 1 है, जब हम काई ए को 1 माइनस काई बी में सब्सटीट्यूट करेंगे और 1.1 यानी P इजिकल्स टू PA0 काई ए, ये इक्वेशन मेन है ये दोनों। जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तब हमारे पास P टोटल जो आता है वो हमारे पास आएगा PA0 प्लस PB माइनस PA0 इंटू काई बी। ये हमें बस ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं आती है। तो एक फार्मूला ये है हमारे पास PA0 काई ए और P इजिकल्स टू PB0 काई बी, और P टोटल इजिकल्स टू PA0 काई ए प्लस PB0 काई बी। जैसे यहाँ दे रखा है, इसको हटा दीजिए, ये हमारा P टोटल का फॉर्मूला है। और हमारा जब हम काई ए प्लस काई बी में काई ए को सब्सटीट्यूट करते हैं 1 माइनस काई बी से, तो हमारे पास आता है PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इंटू काई बी। ए और बी को आप 2 से डिनोट कर सकते हैं। ए हमारे पास सॉल्वेंट होता रहेगा हमेशा और PB0 हमारे पास सॉल्यूट रहेगा। जब ग्राफ हम बनाएंगे रॉल्ड्स लॉ का, तब हमारे पास ऐसे आता है जब हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब हमारे पास 0 है, तो पार्शियल प्रेशर हमारा सॉल्यूट का ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0 है, तो वो थोड़ा लेस बढ़ेगा। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है। जब इसकी स्लोप निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तब उसका टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, यानी वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या डिफरेंस है। हेनरीज लॉ का जो प्रोपोर्शनैलिटी एक परफेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है KH, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हेनरीज लॉ में KH है, जहाँ पे रॉल्ड्स लॉ में कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वहाँ पे PA0 और PB0 होता है। इस वजह से हम इनका तो ये डिफरेंस हो ही गया, इसी वजह से रॉल्ड्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम इनके बीच की सिमिलैरिटी आती है, इनके बीच की सिमिलैरिटी पहले आप इसको फोटो इनके बीच की सिमिलैरिटी ये आती है कि दोनों ही पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बताते हैं, बस। अब ज़्यादा नहीं बचा है, हम बस ख़त्म करने वाले हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं। आइडियल जैसे क्लास में आइडियल बच्चे होते हैं जो टीचर की सारी बात मानते हैं, काम पे सारा काम पूरा करते हैं, टीचर के पास चुगलियाँ करते हैं, वो होते हैं आइडियल बच्चे टीचर्स के लिए। हम आइडियल बच्चे नहीं हैं, आइडियल बच्चा कोई नहीं है इस दुनिया में, लगभग कोई नहीं है, एक्सेप्शन सार एवरीवेयर। यस, ओके। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन की वो होती है हमारे पास बॉन्ड फोर्सेस जब दोनों तरफ की इक्वल होते हैं, तब वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। उनमें एंथैल्पी चेंज 0 होता है, वॉल्यूम चेंज 0 होता है। वेयर एज नॉन आइडियल में जो सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ का ओबे नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, बल्कि रॉल्ड्स लॉ को ओबे करने की जगह वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बताते हैं। जो फोर्स है रिएक्टेंट और सॉल्यूशन की वो इक्वल नहीं होती है, और एंथैल्पी चेंज भी इक्वल 0 नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज भी 0 नहीं होता है।
अब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होती है? पॉजिटिव डेविएशन में हम जब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, हैंस इट्स फॉर्म मोर वेपर प्रेशर। जो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होती है उसमें जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो कम होता है रिएक्टेंट से, यानी ये रिएक्टेंट से हमारे पास जो सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा हमारे पास फोर्स है और रिएक्टेंट का कम है, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन यानी कि वो कम नॉन वॉलेटाइल हो गया है। जैसे सॉल्ट है उसमें रिएक्टेंट का जो एक तरफ का फोर्स है वो कम है लेकिन सॉल्यूशन का ज़्यादा है। आपने देखा होगा सोडियम का और क्लोराइड को आप डायरेक्ट मिलाओगे तो कहाँ से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा? जब हम कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं तब वो एक सॉलिड फॉर्म में रहता है ना हमेशा के लिए, वो उसी तरह से कभी भाप बनता है, वो भाप बनता है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए भाप बनने के लिए। तो उस दोनों का प्रेशर में जब सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट का कम होता है तब पॉजिटिव डेविएशन आती है, यानी वो वेपर प्रेशर कम है, यानी वेपर कम बनाएगा। उसका जो प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो भी ज़्यादा होता है। एक्चुअली इसका साइन ऐसे आएगा, हाँ उसका हाँ नहीं सही था वो, हाँ बाय मिस्टेक हो जाता, भूल गया था। तो पी टोटल ग्रेटर देन पी ए नॉट, ये तो रॉल्स लॉ का है, जब टोटल ज़्यादा हो जाएगा सम से। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में सब पॉजिटिव है, नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा हो जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन साइड का कम हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड का बढ़ जाएगा, और उससे क्या होता है हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास बना है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म करता है, यानी ज़्यादा ओके मिस्टेक हो गई है। पॉजिटिव में कम वेपर पॉजिटिव में ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है और नेगेटिव में वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये हमारे पास बाई चांस एक मिस्टेक हो, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ की बॉन्डिंग ज़्यादा है सॉल्यूशन से और पी टोटल कम है सम से, तो यहाँ पास नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे NaCl का एग्जांपल आएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल आएगा, जैसे इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, यहाँ पे HNO3 हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, एक्सेट्रा। इनका जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन का तब हमारे पास ये आता है। ये तो नॉर्मल रॉल्स लॉ का ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन में ये चीज़ें ऊपर की तरफ चल जाती है, यानी वो चेंज दिखा रही हैं यहाँ पे, और नेगेटिव डेविएशन में यही चीज़ें नीचे चली जाती हैं। बस यही तो चीज़ है आज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल कराऊंगा, तेज मत बनो। हाँ, अब आज का लास्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं उनको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी जैसे HNO3 और H2O का है वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, जैसे इथाइल एल्कोहल है और H2O है 96% इथाइल एल्कोहल और 4% H2O सेम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, उन्हें हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। सो ये सॉल्यूशन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? 11th की ऑर्गेनिक में हमने एक मेथड पढ़ा था कि दो कंपाउंड को सेपरेट करने के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे हमारे पास NaCl का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो उससे क्या होता है वाटर जल्दी भाप बन जाता है, तो वो अलग हो गया, NaCl रेजिड्यू के फॉर्म में रह गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन जो एजियोट्रॉप्स है जब बॉइलिंग पॉइंट ही ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो जैसे H2 और इथाइल एल्कोहल है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया, तो दोनों एक ही साथ तो भाप बन के निकलेंगे लगभग। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो गया है। इस पे हमारे पास दो आते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया, और जो मिनिमम दिखाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विजन टॉपर के साथ। आदित्य आउट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और लास्ट पार्ट 3 इस लेसन का आखिरी होगा। उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबली ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विजन टॉपर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।